बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। आज हमने लास्ट क्लास में फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसके हमने न्यूमेरिकल्स किए थे लास्ट क्लास में। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जी। इस चैप्टर का नाम है, यह है चैप्टर नंबर 15। इसका नाम है नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, काफ़ी बड़ा नाम है, नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, या यूँ कह लें आप, इसके चैप्टर के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर जो है वो हम ये पढ़ेंगे जी, नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो है उसके नेचर को स्टडी किया जाता है। और दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ये क्या भला है जी, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट के हवाले से बात कर लेते हैं। देखें जी, लाइट को हम पिछले दो चैप्टरों से पढ़ते आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 भी लाइट का था, चैप्टर नंबर 14 भी लाइट का था, और अब ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, ये भी लाइट का है। यानी आपकी बुक में लाइट के 3 चैप्टर हैं। क्या वजह है जी? क्योंकि लाइट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है और काफ़ी बड़ी है। इसको स्टडी जो है, इसकी स्टडी काफ़ी है जी, इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। इसके फिनोमिना ही बहुत सारे हैं। अभी आप नीचे देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कितने सारे फिनोमिना तो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके फिनोमिना, इसका नेचर काफ़ी पजलिंग रहा है। इस वजह से लाइट के अंदर हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, और इसी वजह से आपकी बुक में लाइट को 3 चैप्टरों के अंदर पढ़ाया गया है। चैप्टर नंबर 13 में जब हमने लाइट को स्टडी किया, तो चैप्टर नंबर 13 में हमने लाइट का खाली एक फिनोमिना पढ़ा है, और उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसी तरह चैप्टर नंबर 14 में हमने लाइट का दूसरा फिनोमिना पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। दो फिनोमिना हमने लाइट के पढ़ लिए। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट का नेचर। लाइट का नेचर क्या होता है? ठीक है जी। तो लाइट के नेचर को स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा सा लाइट को समझना होगा। ठीक है, लाइट के हवाले से थोड़ा सा हम उसको समझते हैं। लाइट को, लाइट की ज़रा जनरल बातें कर लेते हैं, उसके बाद लाइट का नेचर देखेंगे कि लाइट के नेचर को समझाने के लिए या लाइट के नेचर को डिस्कवर करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरीज पेश की थी। तो सबसे पहले हम ज़रा लाइट को देखते हैं जी, कि लाइट है क्या, क्या भला है जी लाइट, और इतना क्यों इस पर शोर होता है जी। सबसे पहली बात जो मैं लाइट के हवाले से आपको बताऊंगा वो ये कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो होती है वो एनर्जी की एक फॉर्म है। आपने चैप्टर नंबर 8 में एनर्जी को पढ़ा है जी, कि एनर्जी क्या है जी, कायनात में पाए जाने वाली कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें वर्क करने की एबिलिटी होती है। ये नज़र नहीं आती है आपको, इनका कोई वजन नहीं होता, इट डोंट हैव एनी मास, इनका कोई मास नहीं होता, लेकिन इनके अंदर सलाहियत होती है काम करने की, एबिलिटी होती है टू डू वर्क। अब तक आपने एनर्जी की कई फॉर्म पढ़ ली। आपने पहली जो एनर्जी की फॉर्म पढ़ी वो थी काइनेटिक एनर्जी, फिर आपने जो दूसरी एनर्जी की फॉर्म पढ़ी वो थी पोटेंशियल एनर्जी, फिर आपने तीसरी एनर्जी की फॉर्म पढ़ी वो थी हीट एनर्जी, फिर चौथी फॉर्म पढ़ी आपने एनर्जी की, वो थी साउंड एनर्जी। और ये भी, लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। तो ये पांचवी फॉर्म हो गई एनर्जी की हमारी स्टडी के अतबार से। तो पहली बात, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी बात, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब ये लाइट प्रोड्यूस करेगा तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ये इसकी लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी ऐसे स्ट्रेट लाइन में, चारों तरफ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट। यही वजह है जो मैंने आपको बताया भी था, कि जब भी हम फिर रे डायग्राम बनाते हैं और लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन्स ले रहे होते हैं। आपको याद होगा कि जब हम लेंस की रे डायग्राम्स बना रहे थे तो लाइट को हम ऐसे स्ट्रेट ले रहे होते थे, या फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो ऐसे स्ट्रेट जा रही होती थी, ऐसे आड़ी टेढ़ी ऐसे ऐसी नहीं जा रही होती थी। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा अपने सोर्स से जब निकलेगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल कर रही होती है। उसके बाद तीसरी बात, हमारी दुनिया के अंदर लाइट का जो मेजर सोर्स है या जो मेन सोर्स है वो सन है। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ अवर लाइट। हमारे यहाँ जो लाइट, हमारी अर्थ में जितनी भी लाइट है वो उसका जो मेजर सोर्स है, जो उसको प्रोड्यूस करके हमारी तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है, दे रहा है, वो है जी सूरज। तो सूरज इज़ द मेन सोर्स ऑफ अवर लाइट। और आप जानते हैं जी, लाइट प्लांट्स में भी यूज़ हो रही होती है। प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करता है, फिर पौधों को ऑर्गेनिजम्स खा जाते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो भी यही है, एक लिहाज से लाइट है। ठीक है, अगर मैं आपको वो बात समझाऊँ, तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको पता है जी कि सूरज जो है वो मेन सोर्स है, और लाइट जो है वो पौधे ले लेते हैं। लाइट को प्लांट्स यूज़ करते हैं जी, एक प्रोसेस होता है उनके उनमें जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस।
और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये अपना फूड बना लेते हैं। अब पौधे अपना फूड बना के अपने अंदर यूज़ भी कर लेते हैं और स्टोर भी कर लेते हैं। फिर इन पौधों को खाते हैं जी एक किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हर्बीवोरस, जो सब्जियां खाते हैं, गाय बकरी। तो जब वो ये खाते हैं तो ये जो फूड मॉलिक्यूल्स प्लांट के अंदर स्टोर हुए हुए थे वो अब इनमें चले जाते हैं और अब हर्बीवोरस के अंदर ये स्टोर फूड आ जाता है। अब हर्बीवोरस इसमें से थोड़ा सा यूज कर लेगा, बाकी अपने अंदर स्टोर कर लेगा। फिर इन हर्बीवोरस को खा जाते हैं जी कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जो गोश्त खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया। तो अब जब वो इन हर्बीवोरस को खाते हैं तो ये जो इन हर्बीवोरस में स्टोर हुआ था फूड वो अब इनमें चला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इन फूड ये फूड जो है हमारे यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक दूसरे को खाकर ट्रांसफर हो रहा होता है और इस फूड के अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है। तो ये वही एनर्जी है जो ये ऑर्गेनिजम्स यूज़ करके अपने नॉर्मल फंक्शंस करते हैं, परफॉर्म्स करते हैं, जैसे रिस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। तो ये जो फूड मॉलिक्यूल है जब प्लांट में होता है तो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, जब हर्बीवोरस में होता है तो हर्बीवोरस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, जब कार्निवोरस में होता है तो कार्निवोरस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इन फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी कहाँ से आई? तो वो इसका जवाब है जी ये सूरज। सूरज में से आपको याद होगा, अभी बताया मैंने आपको, प्लांट सूरज की लाइट एनर्जी को यूज करता है फोटोसिंथेसिस के जरिए और एनर्जी में कन्वर्ट करके, या एनर्जी तो है, एनर्जी को ये इसमें स्टोर कर देता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी एनर्जी है, जितना भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे कार्निवोरस हो चाहे हर्बीवोरस हो, उन सब की एनर्जी का मेन सोर्स क्या हो गया जी? लाइट हो गई जी, सूरज से जो आ रही है। तो इसलिए हम कहते हैं लाइट जो है हमारी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर लाइट ना हो, और लाइट का जो मेजर सोर्स है सूरज, तो अगर हमारी दुनिया में से आप हमारी कायनात में से हमारा सूरज हटा दें तो क्या होगा जी? लाइट का जो मेजर सोर्स है आपने वो हटा दिया तो आपको दुनिया को लाइट नहीं मिलेगी। और लाइट नहीं मिलेगी क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, काफ़ी फर्क पड़ेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक तो लाइट आपको देखने के लिए चाहिए, दूसरा मैंने अभी आपको बताया जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके फूड के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो अल्टीमेटली सूरज की लाइट एनर्जी है। तब सूरज ही नहीं होगा तो लाइट एनर्जी नहीं होगी तो फूड मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, प्लांट मर जाएंगे, एनिमल सब मर जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपकी सिस्टम के, आपकी इस दुनिया के अंदर लाइट लिविंग को या लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये लाइट। ये ना सिर्फ आपके इसके यूज़ क्या है, ना सिर्फ ये आपको विजन के लिए ज़रूरी है जी, आपको एक दूसरे को देखने के लिए रोशनी ज़रूरी है, बल्कि ये जो है हमारे इकोसिस्टम कहते हैं जी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो भी आपको सिस्टम बताया था, तो इकोसिस्टम के अंदर भी ये उसको मेंटेन कर रही है, इकोसिस्टम को भी लाइट जो है वो मेंटेन कर रही है। तो ये इसका यूज़ बता दिया मैंने आपको। उसके बाद अब चूंकि मैंने आपको बताया कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो इसकी वेलोसिटी जो है हवा या वैक्यूम के अंदर, हवा जो है वो आपको पता है एयर है जिसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस होती हैं, तो वो गैस का हो गया जी मीडियम। और वैक्यूम का मतलब होता है कोई भी मीडियम नहीं है, ना हवा है ना सॉलिड है ना लिक्विड है, कुछ भी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं वैक्यूम। तो हवा या वैक्यूम के अंदर लाइट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है जी? कितनी मेजर की गई है जी? वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ये। तो हवा के अंदर या वैक्यूम के अंदर रोशनी की जो रफ्तार है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, और ये मैक्सिमम है, यानी यूँ कह सकते हो आप कि ये हमारी कायनात में वेलोसिटी की हद है। ठीक है, आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक दुनिया में जितनी भी चीज़ें तेज़ तेज़ भाग रही हैं उन सब की अपनी वेलोसिटी है, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है किसी भी चीज़ की वो है लाइट। लाइट की ये जो हवा में वेलोसिटी है ना 3 × 10⁸ ये मैक्सिमम है। और साथ साथ आइंस्टाइन ये भी कहता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस रफ्तार से ज़्यादा अचीव नहीं कर सकता, तो ये लिमिट है, ये वेलोसिटी की कायनात में लिमिट तय की हुई है अल्लाह ने, वेलोसिटी की ये लिमिट है, यानी कोई भी चीज़ कितना भी तेज़ दौड़ ले इस वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं भाग सकता। ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखेंगे कि हवा के अंदर या वैक्यूम के अंदर लाइट की रफ्तार तो ये है, लेकिन अगर हम मीडियम चेंज कर दें, लाइट को अगर हम एक सॉलिड में से गुजारें या हम लिक्विड में से गुजारें तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि हवा के अंदर लाइट की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड और लिक्विड के अंदर कम होती है। मिसाल के तौर पे पानी में रोशनी या लाइट की जो वेलोसिटी है वो है 2.55 × 10⁸ कम हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है सॉलिड और लिक्विड में कम होती है, हवा या वैक्यूम में ज़्यादा होती है। कितनी है? 3 × 10⁸। और ये आपकी वेलोसिटी ना सिर्फ लाइट की लिमिट है, लाइट इससे ज़्यादा नहीं भाग सकती, बल्कि दुनिया की कोई भी चीज़ इस वेलोसिटी से ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकती। अब ये वेलोसिटी है कितनी, इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं
कि हमारी सूरज और हमारे अर्थ, ठीक है जी, हमारे सूरज, ये सन है जी हमारा, और ये हमारा अर्थ है जी, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 10⁻11 मीटर। यानी एक के साथ आप 11 जीरो लगा दो, एक के साथ अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना डिस्टेंस है आपके सूरज और अर्थ के दरमियान। काफ़ी बड़ा डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। लेकिन सूरज से रोशनी जब आपकी अर्थ तक पहुंचती है तो वो इतना सारा डिस्टेंस महज 8 मिनट में तय कर लेती है। ये इतनी रफ्तार है कि इतना बड़ा डिस्टेंस अर्थ की, इतना बड़ा डिस्टेंस अर्थ और सूरज के दरमियान जो है आपकी रोशनी, इस डिस्टेंस को सिर्फ 8 मिनट में तय कर लेती है। यानी सूरज से लाइट अगर प्रोड्यूस हुई है तो 8 मिनट के अंदर वो आपकी अर्थ तक पहुंच जाती है। तो अंदाज़ा लगा लें आप कि इतना बड़ा डिस्टेंस अगर आप खाली 8 मिनट में तय कर रहे हो तो फिर ये वेलोसिटी जो है 3 × 10⁻⁸ ये बहुत है। एक और एग्जाम्पल दूँ अगर मैं आपको, तो अगर आप इस वेलोसिटी से भागते हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागना शुरू करें, तो आप 1 सेकंड के अंदर अपनी दुनिया के 5 चक्कर काट लोगे। यानी 1 सेकंड होगा और आप दुनिया में 5 चक्कर काट के आ जाओगे, इतनी बड़ी रफ्तार है ये। तो अंदाज़ा लगा लें कि आपकी जो लाइट है, इसकी पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी जो है वो लाइट की होती है। और क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी लाइट से ज़्यादा रफ्तार है? तो इसका जवाब है नहीं। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक कोई भी चीज़ लाइट की रफ्तार से ज़्यादा हासिल ही नहीं कर सकती। तो ये थोड़ा सा लाइट का इंट्रोडक्शन हो गया कि लाइट एक एनर्जी है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लाइट जो है वो सूरज उसका मेजर सोर्स है। लाइट ना सिर्फ देखने के लिए, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी देखने के लिए चाहिए लाइट, नहीं जी। इट इज़ नॉट ओनली नेसेसरी फॉर विजन बट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेंटेनिंग द इकोसिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी आपकी दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इकोसिस्टम है उसको लाइट मेंटेन कर रही है। अगर आप लाइट खत्म कर दोगे तो ये सारा इकोसिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म सब खत्म हो जाएंगे। लाइट की रफ्तार सॉलिड लिक्विड में कम होती है, एयर वैक्यूम में ज़्यादा है, और मैक्सिमम में कायनात की कोई चीज़ इस रफ्तार से ज़्यादा नहीं जा सकती। उसके बाद लाइट के तरह हम अगर लाइट के नेचर या लाइट के फिनोमिनास के हवाले से बात करें तो लाइट एक बड़ी पजलिंग चीज़ है, पजल टाइप की चीज़ है। पजल टाइप की मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर हम कोई पार्टिकल ले लें, कोई भी पार्टिकल, सपोज कर लें जी एक बॉल है। अच्छा याद रखिएगा, अगर मैं पार्टिकल कहता हूँ तो इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसका मास हो, ठीक है। यहाँ पार्टिकल और वेव वर्ड बहुत आएगा, तो याद रखिएगा पार्टिकल अगर मैं किसी चीज़ को कहता हूँ ना, पार्टिकल का मतलब होगा ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास है, हैविंग मास, यानी मैटर, ठीक है। मास है, जाहिर बात है मास है तो वो थोड़ी बहुत जगह भी घेर रही होगी। अब मास कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जगह कम भी घेर रही है, ज़्यादा भी कर रही है। तो पार्टिकल जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम मैटर की बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसका मास है, जो जगह घेर रहा है। जबकि हम अगर वेव की बात करेंगे तो वेव मैटर नहीं होता, वेव जो है वो खाली एनर्जी होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। आपको याद होगा हमने साउंड के अंदर वेव पढ़ा है। तो वेव मैंने आपको क्या बताया था कि मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं और वो डिस्टर्बेंस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है तो इसको हम कहते हैं कि ये वेव है। तो वेव का कोई मास नहीं होता, वेव डू नॉट हैव एनी मास। वेव में खाली क्या मिलती है हमको, एनर्जी। तो ये दो वर्ड बड़े आएंगे, पार्टिकल और वेव। तो बस यूं जहन में रख लें, पार्टिकल का मतलब होगा कि कोई मैटर है जिसका कोई मास है, जबकि वेव का मतलब होगा कि इसका कोई मास नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि लाइट का जो नेचर है ना वो बड़ा पजलिंग है। बड़ा पजल से मुराद है जी अजीब सा इसका नेचर है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक पार्टिकल के नेचर की बात करें तो ये एक पार्टिकल ले लिया मैंने, सपोज कर एक छोटी सी बॉल, इट इज़ अ पार्टिकल। अब पार्टिकल का नेचर कांस्टेंट है। पार्टिकल जो है अगर किसी भी मैं ऑब्जेक्ट से इसको हिट कराता हूँ तो रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होता है। यानी अगर मैं इस बॉल को किसी दीवार पे मारूंगा, क्या ऑब्जर्व होगा, टकरा के वापस आ जाएगी, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये अगर वॉल होगा या मिरर है या कोई ग्लास है, सेम बिहेवियर होगा, ठीक है जी। अगर हमारे पास हम बॉल को दीवार पे मारते तो भी रिफ्लेक्शन होगा, शीशे पे मारेंगे तो भी रिफ्लेक्शन होगा, ग्लास स्लैब पे मारेंगे तो भी रिफ्लेक्शन होगा, एल्युमिनियम पे मारेंगे तो भी रिफ्लेक्शन होगा। लाल दीवार पे मारें, नीली दीवार पे मारें, ब्लू दीवार पे मारें, जिस कलर की दीवार पे मारेंगे हमें सिमिलर बिहेवियर मिलेगा। या फिर पार्टिकल्स के साथ दूसरा मामला क्या हो सकता है कि जी वो एंटर हो जाती है। अगर आप एक बॉल ले लो, एक पार्टिकल है या आपके पास एक बॉल, और आप इसको पानी के अंदर हिट करो,
तो पानी के अंदर जब ये जाएगी तो ये हिट होकर रिफ्लेक्शन नहीं होगी बल्कि एंटर हो जाती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन कह रहे होते हैं। थोड़ी बहुत इसकी डायरेक्शन में फ़र्क आ जाएगा, रफ्तार कम हो जाएगी, तो ये रिफ्रैक्शन शो करता है। तो पार्टिकल हमें सिर्फ दो बिहेवियर शो करता हुआ नजर आ रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सही कह रहा हूँ ना? अगर आप एक बॉल लोगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट पे मारोगे, रिफ्लेक्शन होगा, और अगर आप पानी पे मारते हो तो रिफ्लेक्शन होगा। पार्टिकल खाली दो तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। लेकिन लाइट का मामला बहुत ही अजीब है। लाइट कुछ जगहों पर आपको रिफ्लेक्शन शो करेगी, कुछ जगहों पे रिफ्लेक्शन शो करेगी, कुछ जगहों पे एब्जॉर्प्शन शो करेगी, कुछ जगहों पे इंटरफेरेंस। अजीब अजीब फिनोमिना है लाइट के अंदर। अब कौन कौन से फिनोमिना है मैं आपको नीचे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जरा जहन में रख लिएगा, खुद ही आइडिया हो जाएगा आपको कि पार्टिकल को स्टडी करना कितना ईजी है। उसके सिर्फ दो फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। लेकिन लाइट के अंदर मामले डिफरेंट है। लाइट के अंदर अब हमारे पास काफ़ी फिनोमिनाज होते हैं जी। पहला फिनोमिना जो है वो ये वाला है जी, ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये वाला पहला, ये तो हमने पढ़ा है चैप्टर 13 में, कि लाइट को अगर मैं एक मिरर पे, किसी भी सब्जेक्ट पे नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं, मिरर पे। मिरर आपको याद होगा, मिरर एक ऐसी सरफेस होती है जिसकी एक साइड पॉलिश की हुई होती है हमने, और एक साइड पर हमने कोटिंग चढ़ाई हुई होती है, कोई भी सिल्वर कोटिंग वगैरह चढ़ाई हुई होती है, तो वो मिरर बन जाता है। तो जब लाइट एक मिरर पे टकराती है तो रिफ्लेक्शन शो हो रहा होता है। लाइट ऐसे टकराएगी और वापस उसी मीडियम में मुड़ जाएगी, क्या शो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर लाइट मिरर के बजाय किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे पानी या ग्लास स्लैब, अगर उससे टकराती है तो हमें रिफ्रैक्शन शो होता है। ये दो फिनोमिना तो हमने पढ़ ली है पिछले चैप्टर में। अब यहाँ देख रहे हो आप, ऑब्जेक्ट, ये तो खैर पार्टिकल वाला भी बिहेवियर है। पार्टिकल में भी यही हो रहा था कि जी मिरर से टकरा रही थी तो रिफ्लेक्ट हो रही थी, पानी से टकरा रही थी तो रिफ्लेक्ट हो रही थी। लाइट के अंदर भी यही हो रहा है कि अगर मिरर से टकरा रही है तो रिफ्लेक्ट हो रही है, और अगर पानी से टकरा रही है तो एंटर हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हम मिरर के बजाय अगर हम एक कलर ऑब्जेक्ट रख दें, मिसाल के तौर पे कोई ग्रीन ऑब्जेक्ट जैसे कि पत्ता हो गया या ग्रीन टेबल हो गई, तो अब इसमें क्या मामला होता है। अच्छा, एक बात और बताना है, शायद मैं भूल गया, मैं बता देता हूँ आपको। खैर आपको पता भी होता है ये बात कि हमारी जो लाइट होती है ना, वाइट लाइट जिसको हम कहते हैं, या ऑर्डिनरी लाइट जिसको हम कहते हैं, जो नॉर्मल लाइट जो सूरज में से आ रही है, जो बल्ब में से आ रही होती है, जो आपके ट्यूब लाइटों में से आ रही है, इस लाइट को हम कहते हैं वाइट लाइट, क्योंकि ये सफ़ेद दिख रही होती है। या इसको हम और भी कॉमन वर्ड कहते हैं इसका, ऑर्डिनरी लाइट। ये वाइट लाइट जो है एक्चुअल में 7 अलग अलग लाइटों से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन सी 7 लाइट है जी, ये लिखी हुई, ये देखें यहाँ पे, ये लिखी हुई है वो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 लाइट है। जैसे इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी धागे से, एक रस्सी से। अगर आप रस्सी को देखते हो तो रस्सी आपको बाज़ाहिर एक नज़र आ रही है, एक सिंगल रस्सी है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो आपकी वो एक सिंगल रस्सी बहुत सारे छोटे छोटे लंबे लंबे फाइबर से मिल के बनी हुई होती है। ऐसे बहुत सारे फाइबर होते हैं जिनको आपने एक जगह किया हुआ होता है और ये रस्सी बन जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से लाइट जो होती है ना हमारी, ये जो व्हाइट लाइट है जो सूरज में से आ रही है, ये एक्चुअल में 7 लाइटों से मिलके बनी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइटें मिलके ये व्हाइट लाइट बना रही होती है। 7 लाइटें कौन कौन सी हैं, ये नाम लिखे हुए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपने देखा होगा बारिश के बाद अक्सर हमें जो है वो रेनबो नज़र आ रहा होता है। यही 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन हमें नज़र आ रहा होता है। उसमें मामला क्या होता है कि वो जो पानी की बूंदें होती है ना, वो वाइट लाइट की सारी लाइटों को अलग अलग कर देती है, और आपको वो सारी लाइटें अलग अलग करके नज़र आ रही होती हैं, और वो पूरा एक पैटर्न बन जाता है जिसको आप रेनबो कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि व्हाइट लाइट जो होती है ना हमारी, इसमें 7 लाइट है। ठीक है, तो वापस आते हैं फिनोमिना पे। हमने अभी तक 2 फिनोमिना देखे, एक तो रिफ्लेक्शन होता है कि अगर लाइट एक मिरर से टकराती है तो वापस बाउंस बैक हो जाती है, इसको आप रिफ्लेक्शन कहते हो। या फिर अगर लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जैसे कि पानी से टकराती है तो लाइट एंटर हो जाती है, जिसको आप रिफ्लेक्शन कहते हो। तो ये दोनों फिनोमिना आपको पार्टिकल्स में भी मिलते हैं। पार्टिकल भी जो है वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकरा के मुड़ जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा, और पानी वगैरह से पार्टिकल जब टकराएगा तो उसमें एंटर हो जाएगा। पार्टिकल में भी हमें ये दोनों फिनोमिना मिलते हैं। एब्जॉर्प्शन, अब ये लाइट की तरह डिफरेंट फिनोमिना, अब यहाँ दिमाग घूमता है। अच्छा, अब हमने देखा कि मिरर से लाइट टकरा रही है तो पूरी पूरी मुड़ जाती है। लेकिन अगर मिरर के बजाय मैं कोई कलर ऑब्जेक्ट रख दूं, जैसे यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में ग्रीन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अब जब लाइट इसमें से टकराएगी तो क्या मामला होगा, लाइट टकरा रही है, इसका मतलब है उसकी वो 7 लाइटें टकरा रही है ना जी। व्हाइट लाइट आ रही है ये, तो व्हाइट लाइट का मतलब क्या हो गया, वही 7 लाइटें हो गई। ये आ गई वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये आप तरतीब देख लेना, मैं नाम लिखूँ क्या। ये पहली वाली जो है वायलेट है, फिर दूसरी वाली जो इंडिगो है, फिर ये तीसरी वाली ब्लू है, फिर ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड। ये 7 लाइटें हैं, ये मिलके एक वाइट लाइट बनी हुई है।
तो जब हमारे पास कोई कलर ऑब्जेक्ट होता है ना और उससे व्हाइट लाइट टकराती है तो उसमें साथ जो लाइटें हैं उनमें से कुछ लाइटें एब्जॉर्ब हो जाती है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि आप गर्मियाँ एब्जॉर्ब करते हो, चीज़ें एब्जॉर्ब करते हो, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट इनमें से कुछ लाइटों को एब्जॉर्ब कर देगा और खाली एक लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाया, कौन सी? ग्रीन। अब ये 7 लाइटें इसमें से टकराई, अब इस ग्रीन ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इस ग्रीन ऑब्जेक्ट ने इन 7 में से 6 लाइटों को एब्जॉर्ब कर लिया, जज़ब कर लिया अपने अंदर। कौन कौन सी? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। इन 6 लाइटों को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बची खाली एक ग्रीन लाइट। ये ऑब्जेक्ट ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और ग्रीन लाइट इसमें से टकरा के वही बिल्कुल मिरर वाला मामला रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हुआ क्या, 6 लाइटें एब्जॉर्ब हो गई, एक लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये ग्रीन लाइट जब इसमें से रिफ्लेक्ट हो रही है, जब हम इसको अपनी आंखों से देखेंगे ना और ये ग्रीन लाइट जब हमारी आंखों के अंदर पड़ेगी तो हमें ये ऑब्जेक्ट ग्रीन नजर आएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता, बाकी 6 एब्जॉर्ब करके रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता और रेड लाइट जब मेरी आंखों में जाती तो मुझे ये ऑब्जेक्ट रेड नजर आ रहा होता है। तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कलर इसी वजह से नजर आता है। अगर आप हमारे पास मेरे सामने जो कमरे की दीवार है ये रेड कलर की है, ये मुझे रेड क्यों नजर आ रही है? क्योंकि इसमें जब व्हाइट लाइट पड़ रही है तो व्हाइट लाइट की 7 में से 6 लाइटों को ये दीवार एब्जॉर्ब कर रही है, सिर्फ एक को छोड़ के, कौन सी वाली? रेड को। और रेड इसमें से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में जा रही है और ये मुझे दीवार रेड कलर की नजर आ रही है। तो यही वजह है, बाज़ औक़ात आपको ये 7 कलर के अलावा कोई डिफरेंट कलर भी नज़र आता है। मिसाल के तौर पे ब्राउन नज़र आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट आपको, या और डिफरेंट कलर का, तो उसमें एक से ज़्यादा लाइटें रिफ्लेक्ट हो रही होती है, 2-3 लाइटें रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो 2-3 लाइट मिलके एक नया कलर बना रही होती है। जैसे ब्राउन है ना, तो फॉर एग्जाम्पल रेड और ब्लू जो है वो रिफ्लेक्ट हो गए, अब रेड और ब्लू मिलके ब्राउन बना रही है। अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ ये रिफ्लेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट मामला हो गया है ना। अगर हमने मिरर रखा था तो क्या हो रहा था, पूरी पूरी 7 की 7 लाइटें रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन अगर हम मिरर की जगह कोई कंपोनेंट रख दे, कोई दूसरा कलर ऑब्जेक्ट रख दे, तो अब क्या होता है जी, 7 में से कोई लाइटें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ लाइटें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सारी लाइटें एब्जॉर्ब नहीं होंगी ना, सारी लाइटें रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी। अब ये वाला बिहेवियर कहलाता है एब्जॉर्प्शन, और ये हमें पार्टिकल में नहीं मिलता। ये थोड़ी होता है कि आपने एक बॉल को दीवार पे मारा तो आधी बॉल एब्जॉर्ब हो गई, आधी बॉल रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है ना, ये एब्जॉर्प्शन वाले मामले ने दिमाग को खुजा दिया हमारे कि ये क्या हुआ जी, लाइट के अंदर कुछ लाइटें एब्जॉर्ब हो गई हैं, कुछ लाइटें रिफ्लेक्ट हो गई हैं। ठीक है, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब ये पजलिंग हो रही है लाइट। इसी तरह डिस्पर्जन क्या है जी, अगर हमने यहाँ रिफ्रैक्शन के अंदर हमने एक वाटर लिया या कोई ग्लास स्लैब लिया, उसमें जब हम लाइट को इंटर कराते हैं, लाइट को हिट करते हैं, लाइट पूरी की पूरी उसमें एंटर होके अगली तरफ से पूरी की पूरी एज इट इज निकल आती है। व्हाइट लाइट एंटर हुई है, व्हाइट लाइट ही आपको मिल रही है। ये व्हाइट लाइट एंटर हुई है, व्हाइट लाइट ही आपको मिल रही है। बट अगर हम इस वाटर या इस ग्लास स्लैब के बजाय एक हम प्रिज्म रख दें, ये चीज़ भी हमने पढ़ी है पिछले चैप्टर में, हम प्रिज्म रखते हैं तो अब इसमें से व्हाइट लाइट एंटर होगी, लेकिन जब आपके सामने बाहर से आउटपुट जो है ना, वो आपको व्हाइट लाइट नहीं मिलेगी, आपको वो 7 अलग अलग कलर मिलेंगे। पहले होगा रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर व्हाइट। इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब होता है बिखरना। प्रिज्म ने क्या किया, प्रिज्म ने जो व्हाइट लाइट की 7 लाइटें थी ना, उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दिया, उनको थोड़ा थोड़ा सा दूर कर दिया, और वो इतनी दूर हो गई कि सारी लाइट आपको अलग अलग वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। ठीक है, आपकी व्हाइट लाइट एंटर हुई, प्रिज्म ने क्या किया, इन सारी लाइटों के दरमियान जो फासला है ना, उनको बढ़ा दिया। तो क्या हुआ जी, सारी लाइटें अलग अलग हो गई। आपने व्हाइट लाइट एंटर करी, सारी 7 लाइटें उसकी अलग अलग हो गई। अब ये फिनोमिना रिफ्रैक्शन से थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, हालांकि कहानी वही है। आपने ऊपर भी रिफ्रैक्शन में भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रखा था वाटर, और डिस्पर्जन में भी आपने ट्रांसपेरेंट मीडियम रखा प्रिज्म। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर लाइट क्या शो हो रही है जी, बिल्कुल व्हाइट लाइट ही बाहर आ रही है। लेकिन प्रिज्म के अंदर क्या हो रहा है जी, कि व्हाइट लाइट बाहर नहीं आ रही, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, 7 लाइटें बाहर आ रही है। अब डिफरेंट फिनोमिना हो रहा है जी। तो ये वाला फिनोमिना कहलाता है डिस्पर्जन, कि अगर हम एक प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट को हिट करते हैं तो आउटपुट जो है वो हमें व्हाइट लाइट के जो 7 कलर होते हैं वो अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। 4 फिनोमिना हो गए जी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन और डिस्पर्जन। उसके बाद आते हैं कि नेक्स्ट इंटरफेरेंस। अब यहाँ दिमाग और घूमता है, यहाँ दिमाग जो है वो और घूमता है। चले, रिफ्लेक्शन पार्टिकल्स में हो सकता है, पार्टिकल्स में तो होता है, मैंने आपको बताया बॉल दीवार से टकरा के वापस आ जाती है। रिफ्रैक्शन भी पार्टिकल्स में होता है। कैसे भाई, आपने किसी पानी के अंदर बॉल को हिट करा, पानी के अंदर वो एंटर हो जाती है, चलो जी होता है, पार्टिकल में भी होता है। एब्जॉर्प्शन भी चलो पार्टिकल में होता तो हो सकता है जी। आपने बहुत सारी बॉलें डाली हैं कि कुछ बॉल जो है पार्टिकल के अंदर एंटर हो गई, कुछ बॉल जो एंटर नहीं हुई है वो मुड़ गई। ठीक है, आपके लिए हो सकता है। चलो, बहुत सारी आपके पास एक कोई मिसाल के तौर पे कोई कीचड़ टाइप का, आप उसमें बहुत सारी बॉलें डाली, 2-4 बॉलें अंदर चली गई, 2-4 बॉलें मुड़ के बाहर आ गई।
चलो एब्जॉर्प्शन भी पार्टिकल में माना जा सकता है। डिस्पर्जन भी चलो हो सकता है कि पार्टिकल के अंदर हम अपने हाथों से, हमारे पास दाल है जी उसमें कचरा भी शामिल होता है, हम क्या करते हैं डिस्पर्जन कर देते हैं, है ना, दाल अलग कर देते हैं कचरा अलग कर देते हैं, वही छान लिया। फिलहाल जो स्टार्टिंग में क्या थी हमारे पास सब कुछ मिक्स था, हमने अपने हाथों की मदद से छान लिया, इसको भी डिस्पर्जन कह सकते हो। यहाँ पे ये प्रिज्म कर रहा है। ये चारों फिनोमेना समझ में आता है चलो कि हाँ ये पार्टिकल में हो सकते हैं, बट दैट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस हमने वेव वाले चैप्टर में पढ़ा है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मैं आपको दोबारा मेरी डायग्राम को भी मिटा देता हूँ और मैं नई डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, अब इंटरफेरेंस क्या होता है, पहली बात याद रखिएगा, इंटरफेरेंस का फिनोमेना खाली वेव में होता है, पार्टिकल्स में हो ही नहीं सकता। इंटरफेरेंस का फिनोमेना आपको वेव में मिलेगा, यानी साउंड वेव होती है ना, साउंड में इंटरफेरेंस होगा। हीट वेव होती है, हीट में इंटरफेरेंस होगा। काइनेटिक पोटेंशियल जो जो भी वेव्स होंगी ना, ट्रांसवर्स वेव, स्ट्रिंग की वेव, स्टैंडिंग वेव, सब में इंटरफेरेंस होता है, सिर्फ वेव में होता है, पार्टिकल्स में नहीं होता। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपके पास दो वेव्स है, एक है जी ये रेड वाली, ये जा रही है आपकी, ये रेड जा रही है, एक वेव जा रही है आपकी इस जगह से, और एक वेव है आपके पास ब्लैक कलर की, ये आ रही है। अब ये दोनों वेव आप देख रहे हैं एक ही वक्त में एक ही जगह से गुजर रही है, सही कह रहा हूँ ना, देख लीजिए एक ही टाइम पर बनाई है मैंने और एक ही जगह से गुजर रही है। ये दो वेव हैं, एक रेड वाली एक ब्लैक वाली, ये दो वेव सेम टाइम पर सेम जगह से गुजर रही है। तो जब दो वेव एक ही वक्त में एक ही जगह से गुजर रही होती हैं, वो दोनों एक दूसरे के अंदर हल हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगी, ये दोनों वेव खत्म हो जाएंगी, एक दूसरे के अंदर मिक्स होकर ना खत्म हो जाती हैं, और आपके पास एक रिजल्टेंट वेव मिलती है जो कि बड़ी होगी, एक रिजल्टेंट वेव बन जाएगी आपके पास एक बड़ी वेव। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। छोटी भी हो सकती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपके पास है ना, जैसे मैथमेटिक्स में आप कहते हैं 2 + 2, अब ये दो नंबर हैं, आपने क्या किया इनको मिक्स कर दिया 4, ये इंटरफेरेंस के लिहाज से। ये दो अलग अलग नंबर थे जी, 2 + 2, दो अलग अलग नंबर थे, आपने इनको मिला के एक नंबर बना दिया, दैट इज द रिजल्टेंट नंबर 4। यही मामला यहाँ होता है, मेरे पास दो वेव थी, एक रेड वाली वेव थी एक ब्लैक वाली वेव थी, ये दोनों वेव एक ही जगह से गुजर रही थी, एक ही वक्त में गुजर रही थी। तो ये क्या करेंगी, सीधा सीधा नहीं चलती रहेंगी, ये दोनों एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगी, एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर कर देंगे, एक दूसरे में घुस जाएंगी, घुसेंगी, और आपके पास एक बड़ी वेव बन जाएगी, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड वेव। अच्छा, छोटी वेव भी बन जाती है। इंटरफेरेंस की दो टाइप होती है, कंस्ट्रक्टिव होता है एक डिस्ट्रक्टिव होता है। ये जो मैंने आपको अभी बताया ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके अंदर दो वेव जो है वो एक मिल जाएंगी, और जो आपके पास रिजल्टेंट वेव बनती है ना वो दोनों से बड़ी होती है, दोनों से क्या होती है बड़ी, इसको आप कहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि दोनों वेव आपकी गुजर रही है, लेकिन जो रिजल्टेंट वेव है ना वो आपकी छोटी हो जाएगी, और दोनों वेव से ज़्यादा छोटी होती है। जैसे कि ये होता है ना, जैसे कि 4 - 3 कितना होता है जी 1। अब ये डिस्ट्रक्टिव है, देखें दोनों नंबर मिला के आपने एक नंबर तो बना दिया, दोनों नंबर मिला दिया आपने और एक नंबर बन गया, लेकिन ये जो नंबर बना है ना ये छोटा है, दोनों से छोटा है, ये क्या होता है डिस्ट्रक्टिव। इसी तरीके से वेव में भी होगा, अगर दो वेव हमारी एक ही वक्त में एक ही जगह से गुजर रही होंगी, मिल जाएंगी, रिजल्टेंट वेव बनेगी, लेकिन रिजल्टेंट वेव थोड़ी छोटी होगी। इस फिनोमेना, इस वाली टाइप को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता कैसे है जी, अगर आपकी दोनों वेव कुछ इस तरह गुजर रही है कि दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट एक ही जगह पर आ रहा है, ट्रफ ट्रफ एक ही जगह पर आ रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव होता है। देख लें, ये रेड वाली का क्रेस्ट है और यहीं पर ब्लैक वाली का भी क्रेस्ट है, यहाँ रेड वाली का ट्रफ है तो ब्लैक वाली का भी ट्रफ है, तो अगर क्रैश क्रैश आ रहा होता है, ट्रफ ट्रफ आ रहा होता है, तो फिर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ऐड हो जाती है दोनों वेव और एक बड़ी वेव मिलती है। जबकि डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, अगर आपकी दो वेव एक ही जगह से एक ही वक्त से गुजर रही हैं, लेकिन कुछ इस तरह है कि पहली वेव का क्रेस्ट है तो दूसरी का ट्रफ है, देखें यहाँ इस ब्लैक वाली का क्या है क्रेस्ट, लेकिन ब्लू वाली का क्या है ट्रफ। अब यहाँ देखें ब्लू वाली का क्या है जी क्रेस्ट है, और ब्लैक वाली का क्या है ट्रफ, अपोजिट हो रही है। तो अब यहाँ पर भी ये दोनों वेव एक दूसरे के अंदर जम हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, लेकिन जो रिजल्टेंट वेव आपकी मिलेगी वो छोटी होगी, इसको आप कहते हो डिस्ट्रक्टिव। तो जैसे नंबर्स के अंदर होता है ना, प्लस करते हो तो कंस्ट्रक्टिव होता है, माइनस करते हो तो आप डिस्ट्रक्टिव होता है, ऐसे हो रहा है ये। तो ये फिनोमेना कहलाता है इंटरफेरेंस, कि अगर दो वेव हमारी एक ही वक्त में एक ही जगह से गुजर रही होंगी तो वो अब एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाती है, एक दूसरे के अंदर हल हो जाएंगी, और आपको एक रिजल्टेंट वेव मिलती है, एक सिंगल वेव मिलेगी आपको, इसको आप कहते हो इंटरफेरेंस। अगर दोनों वेव में क्रैश क्रैश आ रही है, ट्रफ ट्रफ आ रही हैं, तो फिर आपकी जो रिजल्टेंट वेव होती है वो बड़ी होती है, इसको आप कहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर दोनों वेव कुछ इस तरह गुजर रही हैं कि एक का जहाँ ट्रेस्ट है ना,
तो दूसरी वेव का वहाँ ट्रफ आ रहा है, तो फिर उसको हम कहते हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपकी रिजल्टेंट वेव आएगी वो दोनों वेव से छोटी होती है, ये होता है इंटरफेरेंस। अब ये तो वेव में होता है, पानी के अंदर आपने देखा होगा, समंदरों में आप जाते हो तो एक छोटी लहर होती है, पीछे से एक बड़ी लहर आ रही होती है, अक्सर दोनों लहरें एक ही जगह पे आ जाती है। अब वो दोनों लहरें एक ही वक्त में एक ही जगह से गुजर रही है, तो वो दोनों लहरें एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। कभी आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, बड़ी लहर बन जाती है, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, छोटी लहर बन जाती है। ठीक है, हमें वाटर वेव के अंदर इंटरफेरेंस का फिनोमेना नजर आ रहा है। साउंड में भी होता है जी, बात होगा दो साउंड एक ही जगह से गुजर रही होती है, दो साउंड वेव एक ही जगह से गुजर रही होंगी, अगर वहां पे दोनों जब वो एक जगह से गुजर रही होंगी इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपकी आवाज जो बनेगी ना वो और ज्यादा लाउड होगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो आपकी आवाज बनेगी वो जरा दबी भी होगी, कम होगी। ठीक है, तो साउंड में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेव में मिलता है, वेव के अंदर ये फिनोमेना, पार्टिकल में नहीं होता। अब आप मुझे बताओ ना, एक एक पार्टिकल ले लेते हैं जी, ये रहा एक पार्टिकल ए और ये रहा एक पार्टिकल बी। अब ये देखें दोनों पार्टिकल एक ही वक्त में एक ही जगह से गुजर रहे हैं, तो क्या ये दोनों मिक्स होकर एक बड़ी बॉल बन जाएगी ना। अगर आपके पास एक बॉल है ए और आप इसी जगह से यहाँ से दूसरी बॉल भी गुजारें बी, तो ये कोलिजन हो जाएंगी, इनका टकराव हो जाएगा, ये एक दूसरे से टकरा के एक अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, एक अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, ये दोनों ऐड होकर कोई बड़ी बॉल या कोई छोटी बॉल नहीं बनती। पार्टिकल्स में इंटरफेरेंस नहीं होता है, वेव में होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये नेचर ऑफ लाइट में बड़ी काम की बात आएगी इंटरफेरेंस वाले। तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना जिस चीज में भी मिलेगा ना, आप कहोगे कि वो वेव है, और इंटरफेरेंस का फिनोमेना पार्टिकल्स में हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि पार्टिकल्स जो है वो इंटरफेरेंस करें। लाइट में इंटरफेरेंस मिलता है, लाइट के अंदर इंटरफेरेंस होता है, कि हम लाइट ही पढ़ रहे हैं ना भाई, देखो ना, ये लाइट के फिनोमेना पढ़ लेना, रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन पढ़ाया आपको, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन पढ़ाया, तीसरा एब्जॉर्प्शन पढ़ाया, चौथा डिस्पर्जन। लाइट में इंटरफेरेंस भी होता है, दो लाइट वेव ऐसा होता है, देखेंगे हम। खैर आप यहाँ तो नहीं देखोगे, फर्स्ट ईयर के अंदर आप जाओगे तो लाइट की इंटरफेरेंस पर पूरा चैप्टर है, आप वहाँ पूरा चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ आप देखोगे कि हुआ है ये, कि जी एक लाइट ये जा रही है और एक लाइट जी ये जा रही है, सपोज करें ये दो लाइट वेव एक जगह से गुजर रही है। चले मैं इसको ऐसे तो नहीं बनाता, ऐसे बना देता हूँ, एक ये लाइट जा रही है जी और एक ये लाइट जा रही है। अब देखिए जी, यहाँ पर ये दोनों लाइटें एक जैसी आ रही है, एक जगह पर आ गई ना, यहाँ पर तो अलग अलग है, यहाँ एक जगह पर आ गई। तो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइटनेस आती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डार्कनेस आती है। यानी कि अगर ये सपोज करें रेड लाइट है, ये सपोज करें रेड लाइट है, ठीक है जी। अब ये दोनों रेड लाइट देखें, इस पॉइंट पर आके ये दोनों, दो रेड लाइट ले ली मैंने, एक ये रेड लाइट है, एक ये रेड लाइट है, दोनों यहाँ पर आके मिल रही है ना। अब इस पॉइंट पर, जिसको ए कह रहा हूँ मैं, इस ए पॉइंट पर ये दोनों रेड लाइट अब एक ही जगह एक ही वक्त में आ गई, अब यहाँ इंटरफेरेंस कट जाएगी। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पर आपको रेड स्पॉट नजर आएगा, और ब्राइट होगा, वो ब्राइट मतलब इन दोनों से ज्यादा रोशन होगा। अगर ये आपको थोड़ी सी इसकी रेडनेस कम होगी, इसकी रेडनेस कम होगी, इसकी रेडनेस बहुत ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, वेव बढ़ गई। या अगर यहाँ ये दोनों रेड वेव जब यहाँ पर आके मिलती हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देगी, यहाँ पर आपको डार्क नज़र आएगा, एक डार्क स्पॉट आ जाएगा जी। हालांकि दो रेड लाइट आ रही हैं, लेकिन मिलके क्या है, काला धब्बा आ गया। काला धब्बा का मतलब क्या है, दोनों रेड लाइट ख़त्म हो गई, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। तो लाइट में हमें इंटरफेरेंस मिला, लाइट के अंदर हमने इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व किया कि दो लाइट अगर एक जगह से गुजर रही होंगी ना, वो दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर कर जाएंगी। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपको वहां पर एक ज़्यादा रोशन ब्राइट स्पॉट मिलेगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो दोनों ओरिजिनल लाइटें खत्म हो जाएंगी और वहां पर आपको डार्कनेस नजर आती है, अंधेरा। तो लाइट में जब हमने इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व किया ना, तो साइंटिस्ट का दिमाग चकरा गया, क्योंकि लाइट को अब तक के चार फिनोमेना ये जो थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्पर्जन, इनकी बेस पे आप कह सकते हो लाइट कोई पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। लेकिन जैसे इंटरफेरेंस का फिनोमेना लाइट के अंदर देखा गया, तो दिमाग घबरा गया कि यार अगर लाइट पार्टिकल है तो फिर ये वेव वाला फिनोमेना कैसे हो रहा है ना। लाइट अगर मैं पार्टिकल मान रहा हूँ तो फिर ये वेव वाला फिनोमेना कैसे हो रहा है भाई। इंटरफेरेंस ने घुमाया था दिमाग को, तो ये इंटरफेरेंस होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डिफ्रैक्शन। अब ये क्या नंबर पड़ता है कि इसका है ये 5 के बाद 6। अब छठा फिनोमेना जो मैं आपको लाइट से बता रहा हूँ वो है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है रास्ते से भटका देना। अगर आप जैसे सीधे सीधे जा रहे हो, सीधे सीधे जा रहे हो, कोई आपको बोले कि थप्पड़ मारे और आप ऐसे जाने लग जाओ, ये हो गया डिफ्रैक्शन। आप अपने रास्ते से भटक गए, ये आपका ओरिजिनल रास्ता था, आप अपने रास्ते से भटक गए, इसको आप कहते हो डिफ्रैक्शन।
अच्छा जी, अब डिफ्रैक्शन क्या होता है जी? मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक ऑब्स्टिकल है, ये एक दीवार है जी, और इस दीवार में ये छोटी-सी हमने एक सुराख छोड़ा हुआ है, ठीक है? ये एक रेड कलर की दीवार बनाई हुई है और इसमें से मैंने ये क्या छोड़ा हुआ है? एक सुराख छोड़ा हुआ है। अब ये हमारे पास पीछे जो है ना, ये वाटर वेव है, जो अभी स्ट्रेट है। आप देखें वाटर वेव स्ट्रेट पानी की लहरें आ रही हैं हमारे पास। लेकिन जब वो इस सुराख में से, इस ऑब्स्टिकल में से, इस किनारे से जाएँगी ना, तो वो मुड़ जाएँगी और देखें वेव क्या हो गई? मुड़ गई। वही हो गया नहीं मामला? वेव हमारी ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, स्ट्रेट आ रही थी, जैसे ही इस एज से किनारे से टकराई ना, वेव हमारी ऐसे बैंड हो गई। इसी तरह यहाँ पर ये वेव आ रही थी पानी की, किनारे से टकराई, बैंड हो गई। ये वेव आ रही थी, किनारे से टकराई, बैंड हो गई। इन बैंडिंग ऑफ वेव इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये जो किनारे से, रुकावटों से, छोटे छोटे सुरागों से लाइटें टकरा कर, ये वेव टकरा के मुड़ रही है ना, इसको आप कहते हो डिफ्रैक्शन। ये भी वेव की प्रॉपर्टी है। वेव में आपको डिफ्रैक्शन मिलता है, पार्टिकल्स में नहीं मिलता, बिल्कुल इंटरफेरेंस की तरह। इंटरफेरेंस भी जैसे खाली वेव में होता है ना, पार्टिकल में नहीं होता, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, ये भी सिर्फ वेव में ऑब्जर्व होता है, पार्टिकल्स में नहीं होता। वेव में मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक दीवार है जी, ये एक दीवार है, और यहाँ पर ए पॉइंट पर एक शख्स खड़ा हुआ है, और यहाँ बी पॉइंट पर एक शख्स खड़ा हुआ है। अब ये बी पॉइंट पर जब ये शख्स स्पीक करेगा, बोलेगा, कोई अल्फाज बोलेगा, तब दीवार के आड़ में जो ए वाला खड़ा हुआ है ना शख्स, इसको आवाज़ आएगी? हाँ जी आएगी, इसको सुनाई देगा। वो मैं मिसाल के तौर पे बी वाला शख्स कहता है जी कि तुम दीवार के पीछे खड़े हुए हो, मुझे पता चल गया। ए वाला ये बात सुन लेगा, सुन लेगा ना, क्यों? क्योंकि साउंड वेव मुड़ गई। साउंड वेव जब यहाँ बी वाले ने बोला ना, साउंड वेव ऐसे निकली, ऐसे निकली, ये किनारे से टकराई और बैंड कर गई, किनारे से टकराई, बैंड कर गई, और ये बैंड करने के बाद इस शख्स को सुनाई दिया। साउंड वेव है, और साउंड क्या हो रही है? डिफ्रैक्ट हो रही है। अगर साउंड वेव डिफ्रैक्ट नहीं होती, सपोज करें कि इस एग्जाम्पल के अंदर साउंड वेव मुड़ती नहीं, तो फिर क्या होता है जी? ये शख्स खड़ा हुआ है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पे शख्स अगर बोलेगा तो ए वाले को सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि साउंड वेव ऐसे स्ट्रेट निकल जाती, भाई डिफ्रैक्ट नहीं होती तो ऐसे स्ट्रेट निकल जाती। अब देखो ए वाले के पास तो आवाज़ गई नहीं है, साउंड वेव गई नहीं है, तो उसको कैसे सुनाई देता? लेकिन ये नहीं देखते हम क्या ऑब्जर्व करते हैं जी कि साउंड वेव जब बी वाला प्रोड्यूस करेगा तो किनारे से मुड़ जाएंगी, किनारे से मुड़ जाएंगी, और ए पे जो शख्स खड़ा हुआ उसको आवाज़ सुनाई देगी। इसको आप कहते हो डिफ्रैक्शन, किनारे से टकराकर मुड़ जाना। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। वेव में होता है, पानी के अंदर भी होता है ना। पानी में आप देखते हो, पानी अगर आपके पास मिसाल के तौर पे ये एक रुकावट है जी, अब यहाँ से आपने पानी को फ्लो कराया जी, पानी यहाँ से जा रहा है, किनारे से टकरा के आप देखते हो पानी जो है ऐसे जाना शुरू कर देता है, ऐसे फैलता है पानी, फैलता है ना, ये ऐसे फैलना शुरू करता है। क्या हुआ जी? पानी की वेव जो है, वाटर वेव जो है, किनारे से टकरा के क्या हो गई? बैंड हो गई। तो बेंडिंग वाला फिनोमिना जो है, जिसको किनारे से टकरा कर मुड़ जाना, इस बेंडिंग वाले फिनोमिना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, और ये खाली वेव में हो रहा है। साउंड के अंदर आपको महसूस हुआ कि हाँ जी साउंड जो है वो किनारे से टकरा के मुड़ जाती है। पानी के अंदर आपने देखा कि वाटर वेव जो है वो किनारे से टकरा के मुड़ जाती है। पार्टिकल्स में नहीं होता। पार्टिकल्स के अंदर कैसे हो सकता है? खुद सोचो ना, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये बीच में रुकावट है, ये किनारे आ गए। अब मैं यहाँ से बहुत सारे बॉल्स को फायर करता हूँ, गोली को फायर करता हूँ, बुलेट्स को फायर करता हूँ, है यहाँ ए शख्स खड़ा हुआ है। अब बुलेट्स जब यहाँ से फायर होंगे ऐसे स्ट्रेट निकलती रहती है। दो मामले होंगे, या तो इस छोटे से सुराख में से स्ट्रेट निकल जाएंगी, या इस ऑब्स्टिकल से टकरा के वैसे बैंड हो जाएगी। ऐसे होता है पार्टिकल्स के साथ। बस यही दो, अगर हमने इस पार्टिकल के अंदर डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो क्या होगा? बुलेट्स या तो इस झिरी में से स्ट्रेट निकल जाएंगी, या अगर ऑब्स्टिकल से टकराएंगी तो वापस मुड़ जाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई बुलेट गई, किनारे से टकराई और इस बंदे को जाके गोली लग गई। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर ये बंदा दीवार के बराबर में खड़ा हुआ है और मैंने बुलेट फायर की। अब मैं अगर ऐसी सिंपल सी डायग्राम बना, अच्छी एग्जाम्पल दी है मैंने। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ पे एक शख्स खड़ा हुआ है, मैंने यहाँ से गोली फायर की, किनारे से टकराई और मुड़ गई और इस शख्स को गोली लग गई। है, ऐसा तो नहीं होता, पार्टिकल्स में नहीं होता। या मैं कोई बॉल लूँ और बॉल को मैं किनारे पे मारूँ, तो किनारे से टकरा के बॉल के ऐसे अंदर मुड़ जाएगी? नहीं। या तो बॉल अगर किनारे से टकराएगी ना तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या अगर किनारे से नहीं टकराएगी तो स्ट्रेट निकल जाएगी। तो पार्टिकल्स में ये डिफ्रैक्शन नहीं होता है। पार्टिकल्स किनारे से टकरा के मुड़ते नहीं है, खाली वेव्स किनारे से टकरा टकरा के मुड़ती है। इस किनारे से टकरा के मुड़ने के फिनोमिना को हम कह रहे होते हैं डिफ्रैक्शन। और बिल्कुल इंटरफेरेंस की तरह, इंटरफेरेंस भी याद रखिएगा, पार्टिकल्स में नहीं होता, वेव में होता है। इसी तरीके से ये जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, ये भी पार्टिकल्स में नहीं होता, वेव में होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया।
पार्टिकल्स में हमने एग्जाम्पल्स नहीं हो रहा, वेव्स में हो रहा है, साउंड में होता है, वाटर वेव्स में होता है। अब लाइट जो है डिफ्रैक्शन भी शुरू करती है, लाइट के अंदर भी डिफ्रैक्शन होता है। ये लाइट वेव अगर हमारे पास आ रही हो ना, ऐसे ये लाइट वेव है, किनारे से टकरा के ऐसे बैंड हो जाती है, लाइट भी, ये लाइट है, लाइट भी हमें डिफ्रैक्शन शो करती है। लाइट के अंदर भी यही मामला नजर आएगा आपको कि किनारे से टकरा के मुड़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा जी कि ये हमारे पास सपोज करें एक दीवार है, ये हमारे पास एक दीवार है, ठीक है जी, और ये बीच में दरवाज़ा है। अब ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है। रूम नंबर 1 में हमने अंधेरा कर रखा है, डार्क कर रखा है। अब रूम नंबर 1 के अंदर मैंने बल्ब जलाया जी, ब्राइटनेस करी, बल्ब जलाया। अब यहाँ पे लाइट रेज आ गई। अब जब लाइट रेज इधर से गुजरेंगी तो ऐसे किनारे पे बैंड हो जाती है, इधर से गुजरेंगी किनारे से बैंड होगी, तो आपको ये हिस्सा जो है लाइट में नज़र आएगा, ये हिस्से में रोशनी आएगी। सही कह रहा हूँ, है ना। कमरे में आपने, दूसरे कमरे में अगर आपने बल्ब रोशन किया तो पहला कमरा जो है उसके इस हिस्से के अंदर खाली आपको स्ट्रेट यानी इस दीवार, ये इस दरवाजे की लाइन में आपको रोशनी नज़र नहीं आएगी, थोड़ी सी आपको किनारे में भी रोशनी नज़र आएगी। क्यों? लाइट बैंड हो गई। होता है ना, आपके पास दरवाज़ा खुला तो ऐसे किनारे से आ रही होती है, लाइट बैंड हो गई। इसी तरह एक और एग्जाम्पल दूँ अगर मैं आपको लाइट की, आपने शेडो फॉर्मेशन देखी होगी जी। ये आपके पास एक शख्स है जी, ये एक बंदा खड़ा हुआ है। अब इसका शेडो जो बनता है वो यहाँ बन रहा होता है, ऐसे ऐसे बनता है, इस हिस्से में इसका शेडो बन रहा होता है। यहाँ पे डार्कनेस है, ये सारी डार्कनेस है, और यहाँ इसका ये शेडो बन रहा है ना। ये मैं खड़ा हुआ हूँ, सपोज करेंगे मैं खड़ा हूँ, तो मेरा शेडो यहाँ बन रहा है, ये सब डार्कनेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर तरफ लाइट रेज है जी, ये तो स्ट्रेट जा रही है, ये स्ट्रेट है, यहाँ पे ब्लॉक हो रही है जी, रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये किनारे से लाइट जो आई वो ऐसे बैंड कर गई, ये बैंड कर गई, किनारे वाली लाइट जो है वो बैंड कर गई। अब यहाँ पर भी आपको, ये किनारे वाली लाइट है, ये बैंड हो रही है, तो इस हिस्से में आपकी रोशनी है, इस हिस्से में डार्कनेस है। तो शेडो फॉर्मेशन जो है ये भी डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो ये फिनोमेना कहलाता है डिफ्रैक्शन, कि अगर लाइट हमारी, ये वेव जो है हमारी किनारे से टकरा के मुड़ती है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन खाली वेव में होता है, पार्टिकल्स में नहीं होता। दिमाग हमारा कहाँ घूमता है, जब हमने लाइट में भी डिफ्रैक्शन देखा। अब हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है। लाइट कुछ मामलों में पार्टिकल वाला बिहेवियर शो कर रही है, कुछ मामलों में वेव वाला बिहेवियर शो कर रही है। रिफ्लेक्शन हुआ, पार्टिकल वाला मामला है, रिफ्रैक्शन भी पार्टिकल की तरह लाइट जो करती है, लेकिन इंटरफेरेंस रिफ्रैक्शन जो है वो तो वेव वाला है, और लाइट कर रही है, इसका मतलब लाइट वेव भी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये फिनोमेना आपको जो मैंने बताया, ये 4 वाले फिनोमेना ये शो करते हैं लाइट हमारी क्या है, एक पार्टिकल है। जबकि ये 2 फिनोमेना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या शो कर रहे हैं कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। और ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, याद रखिएगा। पार्टिकल अलग चीज़ है, मैंने शुरू में ही बता दिया था यहाँ पर ये बात, कि पार्टिकल अलग चीज़ होती है, उनमें मास होता है, और वेव अलग चीज़ होती है, उनमें कोई मास नहीं होता, एनर्जी होती है। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब आखिरी फिनोमेना जो हम देखेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये भी एक बड़ा मज़ेदार इफेक्ट है। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली। हमारे पास कुछ खास किस्म के मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम सिलिकॉन लें, उसके अंदर कुछ हम डोपिंग कर दें तो वो मटेरियल बन जाता है, जिसको आम जबान में आप क्या कहते हैं जी, सोलर पैनल। आपने सुना होगा सोलर पैनल के हवाले से, कि सोलर पैनल प्लेट्स होती हैं जिन पे लाइट पड़ती है, और वो प्लेट जो है वो बिजली पैदा करती है। सुना होगा आपने, काफ़ी कॉमन टर्म है जी, सोलर पैनल के ज़रिए बिजली पैदा की जा रही है। तो प्लेट्स होती हैं ऐसी, लंबी लंबी प्लेट्स होती हैं जी, उनमें ऐसे ब्लॉकिंग बनी हुई होती है, ये प्लाट कहलाती है सोलर पैनल। अब इनमें जब लाइट टकराती है ना, तो आपको यहाँ तार वार लगे हुए होते हैं, और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और इस इलेक्ट्रिक करंट को यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पर ये वही मटेरियल है, सोलर पैनल। अब सोलर पैनल में होता क्या है मामला, सोलर पैनल जो होता है ना, ये जो हमने सोलर पैनल बनाया हुआ होता है सिलिकॉन के अंदर डोपिंग करके, इसमें यहाँ पे मौजूद होते हैं, ये जो ऊपर बनाए थे ना मैंने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ईजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं हुए हुए, ये अलहदा है। इनको ज़रा सी भी एनर्जी दोगे ये मूव करना शुरू कर देंगे, ये ऐसे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लाइट जब इनसे टकराती है ना, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देती है, इलेक्ट्रॉन्स निकल कर मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ था, ये यहाँ था, यहाँ पर ब्लैक पे जो बना, जब लाइट टकराई ना तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू कर दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूव कर गया, निकल गया जी इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ तार लगा देते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है जी। अब हम यहाँ लाइट पड़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में से जाते जा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इसको आप करंट कहते हो, तो करंट जो है कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो गया। ऐसे ये काम करता है सोलर पैनल का। हमने ये प्लेट ले ली सोलर पैनल की, अब हम इस पर जैसी लाइट हिट करते हैं ना, तो लाइट क्या करती है, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देती है,
इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं और हमने कंडक्टर लगाया हुआ होता है, कॉपर वायर, तार जिसको आप कहते हो, और अब इलेक्ट्रॉन्स जो है उस कॉपर कंडक्टर में से गुजरना शुरू कर देते हैं, और ये जो कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे होते हैं, चार्जेस गुजर रहे होते हैं, इसको आप करंट कहते हो। तो करंट जो है वो करंट इसमें कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो गया। इस फिनोमिना को हम कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि लाइट जो है हिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं और फिर हम उस इलेक्ट्रॉन से करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक वर्ड आ रहा है। तो दैट दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब लाइट एक खास किस्म के मटेरियल में पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा देती है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है। तो दैट इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें चक्कर खाने वाली बात क्या है? चक्कर खाने वाली बात यह है कि वेव में ये वाला फिनोमिना नहीं हो सकता, ये सिर्फ पार्टिकल्स में हो सकता है। ये जो फिनोमिना है ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये खाली पार्टिकल्स के अंदर आप शो कर सकते हो, वेव में ये इम्पॉसिबल है ऐसा फिनोमिना होना। मिसाल के तौर पे आपके पास ये बहुत सारी बॉल्स पड़ी है जी, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 4 बॉल्स पड़ी है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल में मैंने इनको इलेक्ट्रॉन्स कहा था, यहाँ एक बॉल कह रहा हूँ मैं। अब मैं अगर एक और बॉल लेता हूँ जी, ये बॉल, और ये बॉल मैं जाके इस पर हिट कराता हूँ, तो इस बॉल के मोमेंटम, इस बॉल की एनर्जी की वजह से अब मेरी ये बॉल क्या होगी, मूव करना शुरू कर देगी। ये बॉल यहाँ से हट जाएगी, ये बॉल हट जाएगी और ये बॉल ऐसे यहाँ पर आ जाएगी। ये स्नूकर्स में हम देखते हैं, आपने खेल देखा होगा स्नूकर का। स्नूकर के अंदर एक वाइट बॉल लेते हैं और बहुत सारी सामने रेड बॉल्स रखी हुई होती है। हम वाइट बॉल को हिट करते हैं, वाइट बॉल रेड बॉल से टकराती है और रेड बॉल मूव करना शुरू करती है। वाइट बॉल रुक जाती है, रेड बॉल मूव करना शुरू करती है। पार्टिकल्स के अंदर हमें ये नजर आ रहा है ना, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो गया एक लिहाज से, है ना। फोटोइलेक्ट्रिक में भी तो यही हुआ था, लाइट ने इलेक्ट्रॉन से टकरा के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया था। यहाँ पर बॉल ने इस बॉल से टकरा के इलेक्ट्रॉन को निकाल, ये बॉल को मूव करा दिया। तो पार्टिकल्स के अंदर, तो अगर हम लाइट को पार्टिकल मान लें तो समझ में आता है फोटोइलेक्ट्रिक। वेव में नहीं होता है, वेव में नहीं होता। अगर ये मेरे पास ये चारों बॉल रखी हुई है, यहाँ 4 बॉल रखी है, मैं यहाँ साउंड वेव प्रोड्यूस करूँ, आवाज़ निकालूँ, चीखूँ, साउंड वेव प्रोड्यूस करूँ, इस बॉल के आगे शोर मचाना शुरू कर दूँ, ये साउंड वेव आ रही है, साउंड वेव क्या इस बॉल को मूव कराएंगी? नहीं, नहीं मूव कराएंगी। वेव में ये फिनोमिना नहीं होता है। वेव जो है वो इन पार्टिकल्स को मूव नहीं करा सकती है। तो फिर हाउ, यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो साबित करता है कि लाइट एक पार्टिकल है। अब कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब लाइट खास किस्म के मटेरियल से टकराती है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा देती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट साबित ये करता है कि लाइट पार्टिकल पर मुश्तमिल है, हालांकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करनी थी कि वो वेव। तो ये हो गया थोड़ा सा लाइट के हवाले से इंट्रोडक्शन। हमने देखा लाइट जो है वो क्या चीज़ है जी, और लाइट के हमने मुख्तलिफ फिनोमिना देखे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लाइट के नेचर की जो थ्योरीज हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि हमारे पास 2 तरह का मटेरियल हो सकता है, या तो पार्टिकल वाला मटेरियल हो सकता है जी, पार्टिकल से बना हुआ, या हमारा जो है वो वेव से बनी हुई चीज़ हो सकती है। लाइट जो है या तो वो पार्टिकल से बनी हुई चीज़ हो सकती है या वो वेव से बनी हुई चीज़ हो सकती है। अगर लाइट पार्टिकल से बनी हुई है, इसका मतलब है पार्टिकल्स का मास होता है, तो लाइट का कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, हैविंग मास। और अगर वेव से बनी हुई है तो वेव में मास नहीं होता है, खाली एनर्जी होती है, तो इसका मतलब है लाइट में एनर्जी होनी चाहिए और कोई वजन नहीं होना चाहिए। एनर्जी होनी चाहिए, कोई मास नहीं होना चाहिए। अगर लाइट को हम मानते हैं पार्टिकल से बना हुआ, तो हमें रिफ्लेक्शन साबित हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन पार्टिकल्स में हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी पार्टिकल में हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी पार्टिकल में हो सकता है, डिस्पर्जन भी पार्टिकल में हो सकता है, और फोटो इलेक्ट्रिक भी पार्टिकल में हो सकता है। लेकिन अगर हम लाइट को पार्टिकल का बना हुआ मानते हैं तो फिर हम इंटरफेरेंस को कैसे साबित करेंगे, डिफ्रैक्शन को हम कैसे साबित करेंगे? नहीं साबित हो सकता, क्योंकि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वेव में होता है। इसी तरीके से अगर हम लाइट को वेव से बना हुआ मानते हैं तो चलो जी, समझ में आता है लाइट एक एनर्जी है, वेव में एनर्जी होती है, तो चलो जी ठीक है, आज ही लाइट वेव से बनी हुई है। रिफ्लेक्शन साबित हो सकता है, क्योंकि वेव में रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन भी साबित हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी साबित हो सकता है, डिस्पर्जन भी साबित हो सकता है, इंटरफेरेंस भी साबित हो सकता है, और डिफ्रैक्शन भी साबित हो सकता है। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे साबित करेंगे? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वेव से साबित नहीं हो सकता। तो अब हम ये जो थ्योरीज है ना, ये सारा मामला इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम अभी अब तक हम ये समझ गए कि लाइट जो है इसके हमने नेचर को देखना है। देखेंगे जी किस किस साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, किस किस साइंटिस्ट ने कहा लाइट जो है वो वेव से बनी हुई है। जिसने कहा पार्टिकल से बनी हुई है, इसका मतलब है वो ये मानता है कि लाइट का कुछ ना कुछ वजन है, हैविंग मास, तभी वो पार्टिकल्स पर बनी हुई है, उसको कुछ मास है।
लेकिन वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स में डिफ्रैक्शन नहीं होता, इंटरफेरेंस नहीं होता। और जो लोग कहते हैं वेव से बनी हुई है, तो वो लाइट के काफ़ी फिनोमिना को साबित कर देंगे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये? ठीक है, तो ये थ्योरीज है जी, एक न्यूटन की थ्योरी है, एक क्रिश्चियन हाइजीन की थ्योरी है, एक मैक्सवेल की थ्योरी है। इन थ्योरीज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और देखेंगे जी कि आखिर में फाइनली इस मामले में क्या तय हुआ जी, कि लाइट है क्या भाई, पार्टिकल है या वेव है, क्या तय हुआ, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ऑब्जर्व करेंगे।